क्वेश्चन कौन सा है प्रॉब्लम 10। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में इसने बोला है, क्या बोला है 10 में, एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। तो सबसे पहले हमने एक दीवार बनाई, ये होगी एक दीवार, और बेटा दीवार जो होती है वो धरातल पे होती है। दीवार जो होगी, जैसे ये दीवार जो एक के ऊपर बनी है, फर्श के ऊपर। तो देखिए ये हमने एक दीवार बना दी, और ये हमने क्या बना दी, इसको आप एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हो। ये जो हमारी दीवार है और ये जो है हमारी एक्स एक्सिस, तो इसके बीच का जो एंगल है आपका वो कितना होता है 90। ये बात सभी को क्लियर है। अब ये कहता है हमें एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। बेटा ये एक सीढ़ी है, ये आप चाहो तो सीढ़ी ही बना दो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपने एक सीढ़ी बना दिया ऐसी, और सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी गई इसने 5 सेंटीमीटर। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। देखो बच्चों, ये जो सीढ़ी यहाँ लगी है, ये इसका जो सिरा है जो जमीन पे टिका है, और ये जो इसका एंड है ये दीवार के साथ टच है। तो इसने कहा कि ये जो जमीन वाला जो सिरा है, इसको मैंने किधर की तरफ को खींचा, पढ़ो आप लोग किताब में, ये कहता है कि मैं इसको जमीन के अनुदिश, जमीन के अनुदिश में इधर को भी हो सकता है, इधर को भी हो सकता है। अब पूरी लाइन और पढ़ो, इसने क्या कहा, ये कहता है जमीन के अनुदिश दीवार से दूर। तो बेटा जमीन के अनुदिश में अगर इधर को खींचेगी तो दीवार के नजदीक जाएगा, तो ये तो नहीं इसने कहा, क्या कहा, दीवार से दूर, जमीन के अनुदिश। तो यानी जमीन के अनुदिश जब आप दीवार से दूर इसको खींचोगे तो किस स्पीड से जा रहा है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी लंबाई किस दर से घट रही है। अब बात ये आती है कि दीवार पर जो है सीढ़ी किधर को आएगी, नीचे को आएगी, नहीं आएगी नीचे को। इस बात को समझने की आप कोशिश करें भाई, जब आप सीढ़ी को इधर को खींचोगे तो यहां से तो नीचे को चलेगी। तो ये पूछ रहा है कि नीचे को किस रेट से ये आएगी। तो मैं मानता हूं कि ये जो पॉइंट O है, O से सीढ़ी के जो नीचे वाला सिरा है उसकी जो दूरी है तो कितनी मान ली मैंने, x सेंटीमीटर, मीटर सॉरी, ये कितनी मान ली भाई मैंने, x। देखो दो बातें हैं, या तो पूरा क्वेश्चन आप मीटर में रखें या पूरा क्वेश्चन आप सेंटीमीटर में रखें। ओके, अगर कहीं इसमें मीटर देता है और आप पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में रखते हो तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो यहां मैंने क्या किया भाई, सेंटीमीटर में कर दिया। चलो इसको सेंटीमीटर इसलिए ले रहा हूं मैं इसको क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर की बात हो रही है। तो मैंने माना ये जो डिस्टेंस है कितनी है, x सेंटीमीटर, और भाई ये जो है ये कितनी है आपकी y सेंटीमीटर। ओके, और सीढ़ी की जो लंबाई है वो सीढ़ी की लंबाई कितनी गई इसमें 5 मीटर। 5 मीटर का मतलब 500 सेंटीमीटर। यहां तक की बात सबको क्लियर है। तो मैं मानता हूं यहां पर, माना, इसको आप A मान लें बेटा, इसको आप B मान लें ऐसी। तो मैं माना कि OA इक्वल टू x सेंटीमीटर, OB इक्वल टू y सेंटीमीटर, और बेटा ये जो AB यानी सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी दी इसमें 500 सेंटीमीटर। तो बाकी सब काम बाद में आप करना। सबसे पहले यहाँ आप क्या देख रहे हो भाई, पाइथागोरस प्रमेय क्लियर हो रही है यहाँ पर। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग x² + y² बराबर 500 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर। ये बात सभी को क्लियर होगी या कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को, अरे बता दो भी। अब ये कह रहा क्या और पूछ रहा क्या तुम्हारे से, ये आप किताब से कंसल्ट करें फिर से। इसने कहा है आपको कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी आ चुका है यहाँ पर 500 सेंटीमीटर, दीवार के सहारे झुके सीढ़ी का नीचा सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। बेटा ये दूरी x है, ये दूरी x है।
तो जब ये सिरा उधर खींचेगा तो x में क्या होगा, परिवर्तन, और x के परिवर्तन को आप कहीं से लिखते हो, dx अपॉन dt से, और कितना दिया, 2 सेंटीमीटर प्रति। समझ में आया कैसे छांट रहे हैं इनको। ये जो 2 था हमारा, इसका मात्रक भी क्या है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो उस लिहाज से भी क्या आना चाहिए यहाँ पर, dx अपॉन dt। समझ में आया क्यों आया dx अपॉन dt, क्या कोई दिक्कत परेशानी। आगे बढ़ो, फिर क्या कहा इसने, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी पूछ रहा क्या तुम्हारे से बेटा है, dy अपॉन dt को आप कैलकुलेट कीजिए। और बताओ क्या कहा भाई इसने, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, यानी x का जो मान है वो कितना है बेटा, 400 सेंटीमीटर। और इसका यूज हम कब करेंगे, सबसे बाद। भाई हमारे पास एक्स वाई की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती थी उसका यूज कब कर देते हो, सबसे बाद। अब सीधी बात है, इक्वेशन है हमारे पास, dx अपॉन dt है हमारे पास, dy अपॉन dt तुम्हारे से पूछ रहा है, ओके। x है तुम्हारे पास, y तो नहीं है, तो आप y भी ज्ञात कर सकते। तो y ज्ञात करने के लिए आप किधर रखेंगे मान, यहां से समीकरण 1 में मान रखने, तो थोड़ा सा कुछ मिटाना भी पड़ेगा। समीकरण 1 में x बराबर 400 सेंटीमीटर रखने पर, तो बेटा जब x का मान यहाँ 400 रखेंगे तो y स्क्वायर बराबर 500 का स्क्वायर माइनस 400 का स्क्वायर कर दे जरा इसको कैलकुलेट। तो इनका आप स्क्वायर ना करो, सीधा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, a प्लस बी, 500 और 400 900, a माइनस बी, 500 से 400 चला गया 100, ओके। तो अब आपने क्या करा बच्चों, y का मान ज्ञात करा, तो y बराबर रूट 900 और रूट 100, 900 का 30 आ गया, इसका 10 आ गया 300, तो y का जो मान है वो आपके पास कितना आ गया, 300 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, आप चाहो तो उतार लो। अब मैंने समीकरण 1 का, समझ में आ रहा है सबके, अब मैंने लिखा है यहाँ पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हर पाल कितना आएगा बच्चे, इसका x के सापेक्ष अवकलन, x स्क्वायर का अवकलन 2x dx अपॉन dt, y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dt बराबर आ गया 0। सारे मान रख दो, है नहीं तुम्हारे पास मान, अरे 2 इंटू x का मान कितना था अभी 400 इंटू dx अपॉन dt, dx अपॉन dt कितना है भाई 2, प्लस 2 इंटू y का मान कितना निकाला 300, और dy बाई dt ये आपको ज्ञात करना, तो कर लोगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत परेशानी का विषय नहीं है। तो भाई इसको आप लोग 11 में इसने कहा है, क्या कहा है, एक कण वक्र 6y बराबर x स्क्वायर प्लस 2, वक्र 6y बराबर x स्क्वायर प्लस 2, यही तो है, x क्यूब प्लस 2। तो ये आया आपके पास एक वक्र 6y बराबर x क्यूब प्लस 2। तो इसने कहा है कि ये जो कर्व आपको दिया है 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2 के अनुदिश गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। उन बिंदुओं को ज्ञात करने का मतलब भाई कोई भी बिंदु है तो एक्स वाई होता है जो ज्ञात करना, तो कहने का मतलब कि आपको एक्स भी कैलकुलेट करना है और वाई भी कैलकुलेट करना है। इसको आप अगर इक्वेशन फर्स्ट मानते हो और किसी तरीके से आपके पास x की वैल्यू आ जाती है, मान लो x का मान 1 आ गया, तो 1 को यहाँ रख के तुरंत आप y निकाल लोगे। यानी अगर एक वैल्यू में तुम्हें निकाल देता हूं तो दूसरी आप लोग खुद निकाल, ओके। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कहा इसने कहा है वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। भाई एक तरफ मैंने x निर्देशांक लिखा और दूसरी तरफ क्या लिखा, y निर्देशांक लिखा। तो क्या कहा इसने कि x जो निर्देशांक की तुलना में
तो y गुना 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। y तेजी से बदल रहा है, यानी x का मान अगर 1 है तो y का कितना है? 8 चक्कर काट दे रहा हो। क्लिक किधर करूं 8 की गुना है? y में मैंने काय की गुना कर दी 8 की। सोच लो सही करी या नहीं करी? x की वैल्यू 1 रखो तो y की 8 आएगी। हाँ, किधर करोगे गुना इसकी 8 में, अभी तभी तो y तेज होगा। अब आप x का मान 1 रखो, x का 1 रखा तो y का ऑटोमेटिकली कितना आ गया 8, तभी तो y तेजी से बदल रहा है। और बदलना किसको कहते हैं? चेंज। बदलना यानी चेंज, चेंज यानी रेट, रेट यानी डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में। तो यानी इधर का भी डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में करो और इधर का भी डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में। अब समझ में आया? यानी dy अपॉन dt इज इक्वल टू 8 इंटू dx अपॉन dt। अब आप इसको थोड़ा सुरक्षित रखें और समीकरण 1 का अवकलन करें। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हो, डेरिवेटिव करते हो, तो कितना आता है 6 इंटू y यानी dy अपॉन dt बराबर x क्यूब यानी 3x स्क्वायर dx अपॉन dt और प्लस 0। ओके, तो आप ऊपर से dy अपॉन dt का मान रख दे भाई। तो dy अपॉन dt का मान कितना रखा है हमने? 6 इंटू 8 इंटू dx अपॉन dt बराबर 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। dx अपॉन dt से dt कैंसिल और ये कितना आ गया 3 दूनी 4 दूनी 16, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा? प्लस माइनस 4। और ये बात तुमने कही थी कि अगर x का मान आ गया तो y का हम ज्ञात कर लेंगे। 1 का t के सापेक्ष होता, टाइम के रेस्पेक्ट में होता। देखो 13वें क्वेश्चन में इसने कहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। ओके, तो गुब्बारा अगर एक सदैव गोलाकार रहता है तो आपने उस गुब्बारे की जो त्रिज्या है वो आपने r मान ली सपोज, ठीक है। अगर एक गुब्बारे की त्रिज्या r है तो व्यास कितना होगा भाई 2r। तो ये जो दिया है आपको, ये क्या दिया है? व्यास के परिवर्तन की दर। तो व्यास के परिवर्तन की दर का मतलब 2 इंटू डी आर अपॉन ये समझे? अरे भाई एक गुब्बारा है, मान लो आप कि माना गुब्बारे की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी है r है। इस लाइन को आप लोग लिखोगे तो व्यास कितना होगा 2r और व्यास के परिवर्तन की दर ये। तो यहां से अगर आप dr अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करते हो तो 3/4 2x प्लस 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब पूछ रहा क्या तुम्हारे से? ये पूछता है कि इसके आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या, ये तो है, एक सेकंड भाई, त्रिज्या x की। एक गुब्बारा सदैव गोलाकार परिवर्तनशील व्यास इतना है, x के सापेक्ष ना x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। तो ये आयतन के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष पूछ रहा? x की। तो हमें जो अवकलन है ना ये t के सापेक्ष नहीं करना चाहिए, ये भी y के सापेक्ष करना चाहिए। तो x के सापेक्ष तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। तो इसने कहा क्या तुम्हें ये बताओ पहले। तो ये कहता है कि भाई इसका आयतन, तो आयतन होगा कितना? आयतन v इज इक्वल टू, बोलो आयतन कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब। तो पाई r क्यूब, क्लियर। अब ये पूछ रहा है तुम्हारे से कि आयतन के x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो आयतन के परिवर्तन की दर नॉर्मली आप पहले टाइम के रेस्पेक्ट में ज्ञात करो। तो होगी क्या टाइम के रेस्पेक्ट में? dv अपॉन dt बराबर 4/3 पाई r क्यूब का कितना हुआ 3r स्क्वायर और dr अपॉन। ओके, तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे 3r स्क्वायर dr अपॉन dt, तो dr अपॉन dt की तो वैल्यू है आपके पास, है किसकी नहीं?
तुम्हारे पास आर स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए तुम्हारे पे क्वेश्चन हुआ नहीं होगा है, हो गया था? तो कैसे हुआ बताओ? सर मैं हाँ उसके बाद मैंने व्यास का तो व्यास का पीछे किया, व्यास का पीछे किया। नहीं, ये आपका जो व्यास है, ये व्यास नहीं, ये क्या है? व्यास के परिवर्तन। दोबारा देखो ना आप भाई, ये कहता है एक गुब्बारा तो सदैव गोलाकार रहता है, तो गोलाकार में हमने त्रिज्या मान ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब ये कहता है का परिवर्तनशील व्यास, देखो हमने एक जोड़ी सी गड़बड़ कर दी इसमें, ये परिवर्तनशील व्यास है, ये सही कह रहा है, व्यास की तरफ नहीं है ये क्या है? परिवर्तनशील व्यास। तो परिवर्तनशील व्यास का मतलब अगर आप इसकी त्रिज्या ज्ञात करते हैं तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी भाई? इसकी आधी, तो ये होगी इसकी त्रिज्या। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लो भाई, तो ये होगी इसकी त्रिज्या। ओके, तो जब ये त्रिज्या है तो अब आप जो अवकलन कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में। और इसने यही तो कहा कि आप एक्स के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन कीजिए। पहले आप आर क्यूब का मान रखें, क्वेश्चन आसान थोड़ा सा टिपिकल बना दिया हमने जान के। आयतन v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का क्या मतलब हुआ? 3/4 का क्यूब 2x प्लस 1 का क्यूब। ओके, अब सही हुआ ना? अब आप क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन यानी dv/dx इज इक्वल टू, थोड़ा कैलकुलेशन करें भाई, 4/3 पाई 22/7, तो ये कितना हो गया भाई? 3 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब हो गया। इधर आप अवकलन करें तो कितना आ गया? 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर इंटू में क्या करेंगे हम? ओके, कर दोगे तो कैलकुलेशन है? अब तो हो जाएगा अवकलन इसका, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका आंसर x के रूप में ही आएगा भाई। अरे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, देखो v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, तो r क्या था? ये था तो 3/4 का क्यूब 2x प्लस 1 का क्यूब। अब ये कहता है तुम्हें कि भाई x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करो। तो भाई x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, तो हमने x के सापेक्ष अवकलन किया तो कितना आ गया? dv/dx। तो dv/dx इक्वल टू 4/3 पाई, तो कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। इधर आप अवकलन करेंगे तो अवकलन कितना आ गया? 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर 2x का करा तो 2x का कितना आ गया आपके पास? 2। अब ठीक हो गया। अब आप इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें, जो भी कर दोगे वही तुम्हारा आंसर। बस मुझे ये बता दो इसकी यूनिट क्या होगी, मात्रक क्या होगा? हाँ हाँ बताओ। देखो पहले तो इसने मीटर सेंटीमीटर दिया, तो नहीं दिया तो आप भी मत लिखो, या फिर इकाई में लिखो। क्या लिखेंगे आप? इकाई का होल क्यूब अपॉन इकाई, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं करा ना भाई, आपने x के रेस्पेक्ट में करा। x क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या को आप कैसे नाप रहे हो? इकाई से। देखिए 14 क्वेश्चन में इसने कहा है एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रहा है। बेटा ये एक पाइप है और यहाँ से रेत गिर रहा है ऐसे, ठीक? जब रेत गिरता है तो वो किस तरीके से बनाता है अपना ढेरा? ऐसे, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं बनता रेत का, ऐसे। किस टाइप का? शंकु के टाइप। याद है ना सभी को? देखो कहीं जाके, ये सड़क वड़क पे आजकल बजरी तोड़ने की जो मशीन है, तो बजरी एक पाइप से गिर रही और ऐसे एक शंकु के रूप में फैलती है। क्लियर है? तो ये कहता है एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। तो पाइप से जो रेत गिर रही है वो किस दर से? 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड।
ओके। अगर आप यहां मान लें कि माना रेत का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, रेत में तो आयतन होगा। अगर रेत का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है तो बच्चों का का मान है dV अपॉन। क्लियर हुई बात? क्योंकि ये आयतन के परिवर्तन की दर, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड भी आ गया ना। आगे बढ़ो। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। हाँ भाई, ये जो शंकु बना रही है, इस शंकु की जो ऊंचाई है, तो आपने मान लिया कि माना शंकु की ऊंचाई, भाई शंकु की जो ऊंचाई है वो क्या है? त्रिज्या का 6वां। ये तो कहा इसने, ये कहता है कि जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग। तो अगर आधार की त्रिज्या x मानी आपने, तो ऊंचाई कितनी होगी? x/6। तो आप लिख दें कि माना शंकु के आधार की त्रिज्या x सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी आएगी बच्चों? x/6। ऊंचाई को आप x से भी लिख सकते हैं। यहां तक की बात सबको समझ आती है? आगे बढ़ो। रेत से बने के शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है? यानी प्रश्नानुसार क्या कहा है बच्चों इसने? प्रश्नानुसार कि h का जो मान है तो कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात कीजिए? dH/dt। यही तो कहा, पढ़ो दोबारा। क्या कहा? रेत से बने के शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? तो बच्चों ऊंचाई को आप h से मानते हो, तो दर कितनी होगी? dH/dt, जो हमें ज्ञात करनी है। जबकि h दिया कितना? 4। अच्छा एक बात बताओ, h अगर 4 है तो x का मान कितना आ जाएगा? 24। ये तो पता है सबको। तो h का मान अगर मैं 4 रखता हूं तो x का कितना आएगा? 24। ठीक है। अब आप देखो, इसका तो कहीं यूज नहीं हुआ अब तक, या हुआ कहीं? तो अब आप लिखें यहां पर रेत का आयतन V = अरे रेत किस रूप में पड़ा? शंकु के रूप में। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r मीन्स x। ओके। अरे r तो आपने x मान रखा ना। अब आप क्या करें यहां पर? t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप t के सापेक्ष अवकलन करते हो, कितना आता है t के सापेक्ष अवकलन? बोलो। dV/dt 1/3 इंटू पाई इंटू x³ का कितना आ गया? 3x² dx/dt। तो भाई इनके मान रखने शुरू करो आप लोग। जब आप इसका मान रखते हो तो dV/dt का मान कितना है हमारा? 1/3 पाई को आप 22/7 रख दें इंटू 3 इंटू x²। x का मान कितना आया था रे बच्चों? 24 × 24 इंटू dx/dt। क्या आप पूरा कैलकुलेट करके dx/dt ज्ञात कर सकते हो? हाँ भाई बोलो। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो dx/dt आ जाएगा। मान लो 5 आ गया, 6 आ गया, कुछ भी आ गया, कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी है। अब लेकिन हमें dx/dt नहीं चाहिए। क्या चाहिए? dH/dt। तो अब आप क्या करें? इसको आप कोई सी समीकरण मान लेंगे, समीकरण 2 या 1 जो भी है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन। बेटा जब 2 का t के सापेक्ष अवकलन किया तो dH/dt बराबर 1/6 और dx/dt। ओके। तो dH/dt ज्ञात करने के लिए यहाँ आप किसका मान रख दोगे? dx। समझ में आ गया? तो कोई बात दोबारा बताऊं? तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं।